स्क्रीन आई थिंक विजिबल हो रही होगी सभी को। थम्स अप करके बस बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो फर्स्ट तो हमने देखा था कि हेल्दी फूड और न्यूट्रिशंस क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। तो मेन 6 तरह के न्यूट्रिशंस को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। अब इसमें हमने देखा था कि कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में चाहिए रहते हैं, उन्हें हमने मैक्रो न्यूट्रिशंस कहा था। कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो हमको कम मात्रा में चाहिए रहते हैं, उनको हमने माइक्रो न्यूट्रिशंस कहा था। और उसके अलावा बॉडी को पानी की जरूरत होती है। अब ये तो एक प्रक्रिया थी शरीर की, श्वास की। अब हम न्यूट्रिशंस को देखते हैं। तो न्यूट्रिशंस क्या हैं? ये हमको भोजन से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ, इम्यूनिटी, बीमार, स्वस्थ रहना और इन सारी जितने भी फंक्शन बॉडी के होते हैं, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ये न्यूट्रिशंस ही होते हैं। अब हमने इसमें न्यूट्रिशंस 2 तरह के हमने देखे थे, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। तो पहले हमने मैक्रो के बारे में देखा। तो मैक्रो कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में हमको लेने की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये 3 न्यूट्रिशंस हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है कि आजकल का जो खाना होता है, कुकिंग होती है, ज्यादातर लोग उसको 0 फैट करते हैं, 0 ऑयल में कुक कर रहे हैं या कुछ। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दें कि फैट भी एक ऐसी चीज है जिसकी एक सर्टेन क्वांटिटी हमारी बॉडी को जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने जॉइंट्स का लुब्रिकेशन होता है वो इसी फैट से बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखें और इसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी जरूर लें। अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं। और जो माइक्रो हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन और मिनरल। ये 2 हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस। और ये माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इम्यूनिटी है और बॉडी में जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि देखना है, सुनना है। लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो एक छोटी क्वांटिटी या कम क्वांटिटी बॉडी के लिए जरूरत होती है। और उसके अलावा लास्ट क्या था? पानी। क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन डिपेंड करते हैं पानी पर। सबसे ज्यादा जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में जरिया है वो है ब्लड। और ब्लड की जो कंसंट्रेट है वो पूरा पानी पर डिपेंड करता है। यदि पानी कम होगा तो जो ब्लड है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और यदि अधिक होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो चूंकि ह्यूमन बॉडी में 70% पानी पाया जाता है, और ब्लड का छन्ना, बाकी बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट होना, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का हर सेल तक, सभी के लिए पानी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बॉडी को हाइड्रेट बना के रखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद न्यूट्रिशंस में हमने देखे कि ये 6 तरह के मेजर फूड हैं जो हमारी जरूरत के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। तो ये पूरे 6 ऐसे एलिमेंट है जो बॉडी के लिए आवश्यक है। अब इसमें जो मैक्रो है वो है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी के प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब सबसे पहले हमको जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्ब से मिलती है या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वही जो प्रोटीन होता है, ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में जितनी भी हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, जो भी ग्रोथ होती है या बॉडी के नए सेल्स बनते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। और जो फैट होता है वो कुछ फैट तो एनर्जी देते हैं, साथ में ये फैट एक तरह से सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी की।
कि बॉडी फैट डिपॉजिट करती है और जब उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलती है तो इस फैट से बॉडी एनर्जी लेती है। साथ में इसमें ये जो सेल ग्रोथ होती है उसमें भी ये प्रोटीन के साथ सपोर्टिंग एजेंट का काम करता है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिशंस है और जैसा कि बताया ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? शुगर, स्टार्च और फाइबर के रूप में ये कार्ब्स मिलते हैं। और ये कार्ब्स जैसे ही कोई भी ह्यूमन बींग्स इसको लेता है तो ये किसमें? ग्लूकोज में टूट जाते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को और जितने भी ऑर्गन है इन सब के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको एनर्जी देता है। और इनका जो केमिकल केमिकल कंस्ट्रक्शन होता है या केमिकल मेकअप होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये प्राइमरी सोर्स एनर्जी है और ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ में, उनके फंक्शन में, सब में ये एनर्जी जो है वो हेल्पफुल होती है। और वहीं पर इसमें दिया कि जो प्लांट जो क्रिएट करता है कार्बोहाइड्रेट वो सनलाइट की प्रेजेंस में करता है, जिसको क्लोरोफिल हम बोलते हैं, और उस फॉर्म में अपने अंदर सोर्स, एनर्जी के सोर्स को स्टोर रखता है। फिर हम अब इसके जो हम फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के वो देख रहे हैं, है ना। जो अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे वो यही है। तो ये मुख्यतः कौन कौन से फॉर्म में आता है? शुगर, स्टार्च और फाइबर। तो शुगर में ये जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शुगर में पाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ये दोनों कैसे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं और ये शुगर में पाए जाते हैं। और इनके कारण, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कारण क्या होता है? ब्लड में शुगर एकदम से हाई हो जाती है। और जब ब्लड में शुगर हाई होती है तो इंस्टेंट एनर्जी देती है। फिर हम आते हैं स्टार्च पे। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में थोड़े धीमी गति से टूटता है और एनर्जी देता है। और इसके साथ साथ स्टार्च में क्या क्या आते हैं? आलू और बहुत सारे अनाज आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को में आते हैं कैटेगरी में। फाइबर, फाइबर एक तरह से इस तरह का कार्ब्स है जो प्लांट बेस होता है। और ये प्लांट बेस जो भी होते हैं मटेरियल उनमें ये पाया जाता है। और फाइबर का काम होता है कि डाइजेशन को बेस्ट बनाना, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। इसके बाद जो प्रोटीन होते हैं, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अब हम इसके बाद इसके सेकेंड इस पे आ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो एसिड से बने हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोटीन लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। और ये बने किससे होते हैं? एमिनो एसिड से। और इनका काम क्या होता है कि ये लगातार बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के टिश्यूज को, बॉडी के सेल्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को, इन सब को लगातार कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस और रेगुलेट करते हैं। और इसके साथ साथ भी इसके में और क्या क्या इनके काम होते हैं, जैसे डीएनए की कॉपी करना, है ना, रिप्लिकेट डीएनए बनाना और फिर उस डीएनए को स्ट्रक्चर देना। साथ ही जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना ये सारी चीजें, जो सारे फंक्शंस हैं वो प्रोटीन के होते हैं। अब ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये जितनी भी चीजें बॉडी में ग्रोइंग वाली हैं,
उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। तो जैसे हेयर है, स्किन है, स्किन हर 24 घंटे में एक नई लेयर बनती है। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो लगातार इम्प्रूव करती हैं, और कुछ बोन्स ऐसी हैं कि जो लगातार बनती रहती हैं। तो इन सब का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। और ये हर एक सेल में काम करते हैं, और हर एक सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना इसके किसी भी सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाना संभव नहीं है। और इसके साथ साथ इनका कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करना, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज, इन सब को एक्टिवेट करना, और इनके रूप में इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन इंक्लूडेड होते हैं, और इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इनका ट्रांसपोर्टेशन करना। हार्मोन्स का क्योंकि ब्लड के थ्रू होता है, ऐसे ही एंटीबॉडीज का भी ब्लड के थ्रू होता है। तो इन सब को स्ट्रक्चर देना, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारा काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और साथ ही साथ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो एमिनो एसिड्स होते हैं। और ये बहुत, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, एक साथ एक लंबे चेन जैसे स्ट्रक्चर में जुड़ते जाते हैं, और किसी भी चीज को ऐसे चेन के जैसे जुड़ के स्ट्रक्चर देते हैं, संरचना प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम इसके तीसरे कंपोनेंट्स पे आते हैं, फैट। तो जो फैट है वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिशंस है, और ये ऊर्जा और सेल कंस्ट्रक्शन में, ग्रोथ में, और हार्मोन्स के बनाने में, इन सारी चीजों में इसका यूज होता है। और ये शरीर के लिए जो भी आहार है उसमें आवश्यक तत्वों में से एक ये मुख्य तत्व है। और ये जो फैट होता है ये सबसे अधिक कैलोरी वाला फूड होता है। इसमें कैलोरी सबसे अधिक होती है, और इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है उसमें से विटामिन ए, डी, ई, ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या फैट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके साथ ही ये क्या करता है कि अपने में एनर्जी को स्टोर करता है, और जब जरूरत होती है तब उस एनर्जी को वापस रिलीज करके बॉडी को एनर्जी देता है। बॉडी को जो फैटी एसिड्स की जरूरत होती है वो ये इसी से मिलता है। और ये भी जो है ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर जो फैट बॉडी में होता है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये बॉडी को एनर्जी देता है, अपने आप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब भी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये फैट जो है उसको एनर्जी देता है। प्रोटेक्शन देता है। अब ये इसमें, अभी जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि इसमें विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये फैट अपने में एब्जॉर्ब करके और इन विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन करके इनको सही जगह पर, या जो भी टारगेट एरिया होता है वहां पर लेके जाता है। फिर ये संरक्षण का प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनके ऊपर वसा जम जाती है तो प्रोटेक्ट होता है। जैसे जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनमें लुब्रिकेशन को का काम यही फैट करता है। और अगर ज्वाइंट्स में लुब्रिकेशन ना हो तो क्या हो? फ्रिक्शन होने लगे, और फ्रिक्शन होने से वहां का जो बोन है वो जल्दी ही डैमेज होने लगेगी। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसी जगह हैं बॉडी में जिन महत्वपूर्ण अंगों को प्रोटेक्शन देता है फैट। फिर कुछ फैटी एसिड्स ये देता है, और वो आहार के माध्यम से ही लिए जाते हैं, और ये भी बहुत बॉडी के लिए जरूरत होते हैं। इन सब को जब हम ये फंक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम एक सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं। और इनका सेलुलर फंक्शन क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना इसके ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो फैट के कारण ही आती है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो मोनो सैचुरेटेड,
और पॉलीसेचुरेटेड, ये एक टाइप होता है। फिर सेचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉरी मोनो अनसेचुरेटेड और Unsaturated. हाँ मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट एक टाइप होता है। सेकंड टाइप होता है सेचुरेटेड फैट और थर्ड होता है ट्रांस फैट। तो इस तरह से इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब ये जो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट होते हैं इनको हेल्दी फैट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनका अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह भी दी जाती है। और ये किस में मिलते हैं, जैसे जैतून का तेल है, एवोकाडो है, जितने भी ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये जो फैट होता है वो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड के फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो सेचुरेटेड फैट होता है तो ये ज्यादातर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं और ये इनका जो सोर्स होता है वो रेड मीट होता है, बटर होता है और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ये मिलता है। लेकिन इसकी कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। और ट्रांस फैट जो होते हैं ये प्रिजर्व जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं कि जिनको हम लंबे समय तक सही रख सकें उसके लिए उसमें कुछ चीजें मिक्स करते हैं। तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या प्रिजर्व फूड होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं और ये सबसे कम स्वास्थ्य की फैट है। ऐसा बोला जाता है कि इसको सबसे कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इस तरह से ये फैट भी 3 प्रकार की होती है और सबसे अच्छी कौन सी होती है, मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड, जो कि जैतून, एवोकाडो और ड्राई फ्रूट्स में रहती है। जैसे बादाम इसीलिए बोला जाता है कि लेना चाहिए क्योंकि बादाम में इसी तरह का फैट होता है। अब जो मैक्रो न्यूट्रिशंस है तो इसको ऐसा बोला जाता है कि जो भी एक ये एक एवरेज है ना, ये एक कोई फिक्स स्केल नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि जितनी भी कैलोरी व्यक्ति को ज्यादा है उसका 20 से 35% फैट होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 कैलोरी किसी के लिए जरूरी है तो उसका 20% कम से कम फैट फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन वो फैट कैसी होनी चाहिए, मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड। फिर हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस पर। तो कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे, एक तो है विटामिन, मिनरल, है ना, ये 2 हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिशंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है ये जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं और ये बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये सारे आवश्यक होते हैं और ये कम मात्रा में होते हैं। और इसमें जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं, सारे तरह के विटामिन और मिनरल। और इनके भी सारे रेशो अलग अलग होते हैं। जैसे विटामिन ए का अलग रेशो होगा, सी का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, जिंक का अलग होगा। तो ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं इनके रेशो डिफरेंट होते हैं। अब ये 2 होते हैं, एक तो विटामिन, दूसरा होता है मिनरल। तो सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन, या जिनको हम कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन्हें अगर हीट है, एसिड है या एयर है तो उसके द्वारा इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जा सकता है। ये छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है कि जैसे जल में जो विटामिन घुल जाते हैं जैसे सी और बी, और जो वसा में घुल जाते हैं जैसे A, D, E, K, है ना, ये विटामिन 2 तरह के अलग अलग सॉल्युबल हैं। जैसे विटामिन सी और बी फैट में नहीं घुलेंगे तो इस तरह से ये 2 अलग अलग हैं, और जब ये इसमें घुलते हैं तो ये सरल अणुओं में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि जो भी ग्रोथ होती है विटामिन
उसके लिए ये आवश्यक है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए एंजाइम, हार्मोन्स और जो कुछ और सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। और विटामिन हार्मोन्स एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें हेल्पफुल एक रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों प्रॉपर बैलेंस बने, उसके लिए विटामिन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर हम सेकंड देखेंगे कि खनिज पदार्थ, और ये जो होते हैं विटामिन, चूंकि देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो मैक्रो न्यूट्रिशंस का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ग्राम में करते हैं मोस्टली, लेकिन वहीं जब हम माइक्रो का करते हैं तो वो मिलीग्राम में करते हैं या माइक्रोग्राम में करते हैं। तो ये यूनिट्स का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ग्राम है कि मिलीग्राम। तो आपको किस तरह का वो न्यूट्रिशन है उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो ग्राम में है या मिलीग्राम में। फिर मिनरल्स, तो मिनरल्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं? मिट्टी और पानी से मोस्टली आते हैं। और इसमें जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम से ही ह्यूमन बोन्स बनी हुई हैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरा हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको एक फ्रेमवर्क या उसको एक स्केलेटन बोन से ही मिलता है कि वो खड़ा हो पाता है, बैठ पाता है, या एक शेप भी बोन से ही मिलता है, बोन और स्किन की हेल्प से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये बोन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कैल्शियम कम होने लगता है बॉडी में, तो आपने देखा बोन से रिलेटेड उस व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह से ये जो मिनरल्स होते हैं ये बॉडी की बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इम्यूनिटी में भी ये जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोन का भी हमने देखा ही। फिर जो ब्लड वेसल्स बनती हैं वो भी इन मिनरल के प्रेजेंस में ही बनती हैं, क्योंकि आपने सुना है एनीमिक होते हैं, मतलब लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी, है ना, ये आप लोग सबने सुना हुआ होगा। तो जब जो एनेमिक होता है ना, तो उसके लिए मोस्टली आयरन की ही टेबलेट दी जाती है, या आयरन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे उनकी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपर बने, ग्रोथ हो और वो एनीमिक ना हो। फिर अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तो ये जो हेल्थ है उसको बनाए रखते हैं। अगर ये मिनरल्स नहीं हो तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें अभी हम जो एनीमिया और बोन हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे थे, इनसे तो सभी लोग परिचित हैं, है ना। तो जैसे आयरन की कमी से एनीमिक हो सकते हैं, और जब आयरन की कमी होती है, एनीमिक पोजीशन में आता है, तो किसी भी व्यक्ति के सीखने की या लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी कम हो जाती है। और विटामिन ए है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको और भी हम डिटेल में फिर जाएंगे। और कंप्लीट हेल्थ के लिए तो ये है ही बहुत अच्छा। और बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं कि जो बॉडी के बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन के साथ। अब इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जैसे आयरन। आयरन रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स के थ्रू कैरी करता है आयरन की प्रेजेंस में। यदि आयरन नहीं हो तो ये जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ये स्लो हो जाता है। फिर विटामिन ई देखने में, आंखों को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल करता है। तो इस तरह के ये बहुत सारे दिए हैं। आयोडीन जो है वो थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डी है, ये पूरा हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बोन हेल्थ होती हैं उनसे रिलेटेड होता है।
जिंक जो होता है ये बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम एंड प्रमोट बॉन्डिंग हीलिंग, मतलब जिंक से जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। साथ ही यदि बॉडी में कोई घाव होता है तो उसके हीलअप में जिंक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और फॉलेट्स जो होते हैं ये सेल ग्रो में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये यहाँ हमने कुछ लिए हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। अब हम बार बार यूज करते हैं कैलोरी का, है ना, आप लोग सब इससे परिचित होंगे। तो थोड़ा सा हम कैलोरी को समझ लेते हैं कि कैलोरीज है क्या, क्योंकि ये सब टर्म्स जो हैं वो यूज होंगी हमारे बाद में भी। तो जो कैलोरी है ये क्या है, एक तरह से जो हम खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक केला खाया, एक बनाना खाया, तो वो बनाना खाने से ह्यूमन बॉडी में कितनी एनर्जी जनरेट हुई। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 नंबर की हुई, तो वो 10 को हम फिर एक यूनिट लगाते हैं ना, हर की अपनी अपनी, तो ऊर्जा के लिए हम यहाँ पर कैलोरी लगाते हैं। तो ये बॉडी में टोटल बॉडी के लिए सभी जो भी वो अपनी प्रक्रियाएं करता है उसके लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कितनी कैलोरी की जरूरत है, कैलोरी में यूज करेंगे। और अब यहाँ पर एक और ये दिया है कि इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो वे पदार्थ जो कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो बॉडी खुद नहीं जनरेट कर सकती है और उसको कंपलसरी होता है कि वो बाहर से वो जो फूड इंटेक ले रहे हैं उसमें ही हो, वो हो जाते हैं इसेंशियल, है ना। और जो कुछ ऐसे हैं कि हम बाहर से लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस कर लेती है, बना लेती, तो वो नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स और हमारी बहुत यूज होती हैं, जैसे बैलेंस डाइट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जिसको शॉर्ट में BMR कहते हैं, और बॉडी मास इंडेक्स जिसको BMI कहते हैं। ये टर्म्स भी आप लोग ने अक्सर सुनी होंगी। तो बैलेंस डाइट का तो मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत है और कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो अगर रेशो प्रॉपर आ रहा तो वो उस बॉडी के लिए बैलेंस डाइट हो गई, है ना। तो मतलब जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको जो जो पोषक तत्व जरूरी हैं वो अगर मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए वो बैलेंस डाइट हो गई। अब यहाँ आप ध्यान दें तो इस परिभाषा के अनुसार बैलेंस डाइट को कोई हम स्केल नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई इतना ही प्रोटीन लेना, इतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना। ये भी किस पे डिपेंड है कि वो ह्यूमन बॉडी कैसी है, मतलब ये भी कस्टमाइज है। ठीक है, फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, आराम करते समय आपके शरीर को बुनियादी जीवन निर्वाह कार्यों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि किसमें कैलोरी में रहती है, वो क्या हो गया, द नंबर ऑफ कैलोरी योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन वाइल एट रेस्ट। मतलब जब आप नींद में हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा तो होता नहीं जब आप नींद में हैं या रेस्ट कर रहे हैं तो बॉडी के फंक्शन रुक जाते हैं। जैसे हार्ट है वो तो बीट कर ही रहा है, मान लीजिए डाइजेशन है वो हो ही रहा है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो ही रहा है। तो इन सब कामों के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट या शॉर्ट में BMR। और BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब एक मेजरमेंट है जो कि व्यक्ति की हाइट और उसके वेट से कैलकुलेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये फेस देखा जाता है कि क्या नंबर आ रहा है, तो वो व्यक्ति किस हेल्दी कैटेगरी में है या नहीं है। अब बैलेंस डाइट का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो बैलेंस डाइट एक ऐसा प्लान होता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी के लिए जितने भी उस न्यूट्रिशंस हैं जो उसके लिए जरूरी हैं वो डिटरमाइन करे
और साथ ही ये देखे कि वो बॉडी के क्या क्या कार्य हैं। सभी के एक जैसे नहीं होते ना, जैसे एक व्यक्ति हो सकता है कि रोड के किनारे पत्थर तोड़ रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है रिक्शा चला रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है कि ऑफिस में बैठ के सिर्फ काम कर रहा है। तो इन सभी के जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होंगे। एक व्यक्ति का ऑफिस मान लीजिए 5 किलोमीटर पर है और वो पैदल चल के रोज जाता है, दूसरा बाई कार जाता है या टू व्हीलर से जाता है। तो इनकी सबकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी वो डिफरेंट होगी। तो जब भी हम बैलेंस डाइट के लिए आते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम पर्टिकुलर उस बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही बैलेंस रहे, उसकी आवश्यकता के अनुसार रहे। राशि जी रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, ठीक है। तो दोनों ही उसकी आवश्यकता के अनुसार रहे, तब वो उस बॉडी के लिए बैलेंस डाइट होगी, ठीक है। और उसमें बैलेंस डाइट में किस पे डिपेंड करेंगे कि ये जो मैक्रो न्यूट्रिशंस है और माइक्रो न्यूट्रिशंस है, इसका इंटेक हमको किसके थ्रू लेना है, जो हम थाली में खाना ले रहे हैं उस खाद्य पदार्थ या उस आहार के थ्रू हमको इनको पूरा करना है। तो इसमें हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ देखने पड़ेंगे, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और फलियां, मेवे, डेयरी प्रोडक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे फलों पर डिपेंड रहेगा। तो अब यहाँ पर एक ये चीज भी आ जाती है कि वो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक लेमन ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं, उसमें विटामिन सी बहुत रिच है और हमको जिसको देना है उसको विटामिन सी की जरूरत है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है ना। तो हम उसको दे रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि उसको उस नींबू से एलर्जी तो नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लेमन से सर्दी हो जाती है, तो यदि हम वो उससे है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट क्या आंवला दे सकते हैं, ऑरेंजेस दे सकते हैं। तो क्या देना है और उसके बाद वो फूड इंटेक क्या देना है वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज होती है पानी की क्वांटिटी, क्योंकि यदि आपने पूरा डाइट मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वाटर इंटेक अगर उसके लिए प्रॉपर नहीं है तो भी वो फूड प्रॉपर ना डाइजेस्ट होगा ना उसके लिए यूजफुल होगा। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसका मतलब उसका फूड और उसका वाटर इंटेक और फाइबर। फाइबर भी हम अलग से, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं लेकिन फिर भी हम फाइबर्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के बैलेंस डाइट बनेगी। और पर्टिकुलर उस बॉडी को हमें देखना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल क्या क्या प्रॉब्लम है, मेंटल क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या क्या फूड सूट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं और कितनी मात्रा में देना है। तो अगर हम इस तरह से डाइट को किसी को कस्टमाइज करके बैलेंस करते हैं तो वो जो डाइट है वो उसके लिए मेडिसिन का काम करती है। और बहुत सारी, जैसे यहाँ पर बहुत सारी हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी चीजें के रिस्क को है वो बहुत कम कर देती है। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि वो डाइट उस व्यक्ति के लिए मेडिसिन का काम करे। अब इसमें वही चीज है, फल सब्जियां आती हैं, अनाज आते हैं, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, हेल्दी हेल्दी फैट और वाटर इंटेक, जो अभी हमने सारी बात की। तो इसमें जैसे इसमें एक जनरल दिया है कि फल सब्जियां जो हैं वो कम से कम रोज खाएं। फिर अनाज कुछ ऐसे जिनमें हाई फाइबर्स होते हैं, जैसे साबुत अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, चावल, आलू, पास्ता, जिनमें फाइबर बहुत अधिक होते हैं, वो खाएं। फिर प्रोटीन जरूर लें, जैसे बीन्स में, दालों में जिनमें प्रोटीन मिलता है तो उसका इंटेक जरूर लें। डेयरी प्रोडक्ट जरूर लें क्योंकि वो भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। फैट लें, फैट कौन सी लें, अनसैचुरेटेड फैट, है ना, वो किसी भी तरह का हो। और पानी खूब पिए। अब इतना सब तो कर लिया, इसके बाद भी आता है कि ये कब किस समय करें। अगर सही टाइम मैनेज करके आपने नहीं किया तो भी वो आपके लिए सुटेबल, मतलब जिसके लिए भी आप प्लान कर रहे हैं, नहीं होगा।
फिर संतुलित भोजन कैसे बनाए, एक जनरल आइडिया दिया है कि इसको माय प्लेट एक मॉडल होता है, और उसका एक जनरल आइडिया ये होता है कि एक प्लेट पूरी लें, उसका आधा हिस्सा फल सब्जी में भरें, एक चौथाई प्रोटीन में, और एक चौथाई हिस्सा अनाज से भरें। तो इस तरह से ये एक बैलेंस डाइट बनती है। और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें बहुत अधिक फैट होता है, बहुत अधिक शुगर होती है, बहुत अधिक सॉल्ट होता है, उन चीजों से थोड़ा सा बचें। इसीलिए आप देखिए इंडियन खाने में अचार या चटनी की बहुत कम क्वांटिटी रहती है, बहुत अधिक नहीं रहती है हमेशा। वो सिर्फ इतनी रहती कि वो आपके टेस्ट को बढ़ा दे बस। कभी किसी को भी आप देखिए, ऐसा देखा है कि अचार उसने वो एक सब्जी के जैसे लेके रखा हो? कभी नहीं रहेगा। तो जो इंडियन थाली है वो बहुत, जो ऋषि मुनि वगैरह थे ना, वो बहुत नॉलेजेबल थे। वो पहले से इस तरह से उन्होंने बना के रखी है कि आपको बैलेंस डाइट मिले। और फिर जो भोजन की मात्रा है उसके लिए एज, वो मेल है कि फीमेल है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, अभी जो हमने बात की थी, उन सारे को देखते हुए उसकी क्वांटिटी को हमको डिसाइड करना है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं? बैलेंस डाइट है तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा, यही सबसे बड़ा लाभ है। और हेल्दी रहेगा तो वो तो सभी चीज कंप्लीट बॉडी, जैसे स्किन, इसमें अलग अलग देखा है, लेकिन अगर हम हेल्दी की कैटेगरी में आ ही तभी रहे कि जब हमारी फिजिकल मेंटल दोनों बॉडी जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है। तो स्किन, टीथ, आईज, मसल्स, बोन, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, और लंग्स आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं, फिर हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब अगर हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन का लाइफ टाइम पीरियड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं BMR पर, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो ये क्या है कि हम जब रेस्टिंग पोजीशन में ह्यूमन बॉडी, तब उसको कितनी एनर्जी की जरूरत हो रही है ये इसमें हम देखते हैं। तो वो एनर्जी उसको क्यों लगती है? जैसे ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हार्ट बीट करना है, अगर आपने खाना खाया है तो डाइजेशन करना है। तो ये सारी चीजों पे ये बेसल मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है, और ये भी हर बॉडी का डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति के वेट और उसकी हाइट के आधार पर ये देखना कि उसके बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट है, और जो फैट डिपॉजिट है वो सही है कि नहीं है, वो उसे हेल्दी कैटेगरी में रख रहा कि नहीं रख रहा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल, वो क्या होता है? BMI इज इक्वल टू वेट, वेट किस में? केजी में लेना है, किलोग्राम में, डिवाइडेड हाइट किस में लेना है? मीटर में, और उसको स्क्वायर कर देना है। तो ये एक फॉर्मूला रहता है जिससे ये बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। और ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यदि किसी पर्सन का 70 kg मान लीजिए वजन है और 1.70 मीटर टॉल है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे? 1.70 इंटू 1.70 कर लेंगे, क्योंकि मीटर में जो हाइट है वो स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा? 2.89, और 70 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24.22। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब ये एक है कि अगर मान लीजिए ये 18.5 से कम आता है, तो मतलब इसका क्या हो गया कि वो अंडर वेट है, उसमें फैट कम है। लेकिन यदि 18.5 से लेके ये 25 तक आता है तो वो हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आता है। और 25 से 29.9 में वेट अधिक है, और अगर 30 से अधिक है तो इसका मतलब बहुत ही अधिक है। तो आज आपका ये होमवर्क है कि सब लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे। आपको दो ही फैक्टर चाहिए, वेट चाहिए आपका केजी में, और आपकी हाइट चाहिए मीटर में। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए जो भी मीटर आता है, मान लो 1.5 मीटर आती है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 1.5 इंटू 1.5 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा
उससे आप अपने वेट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज ये सब करके रखेंगे और इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। बीएमआई में क्या क्या कमी है कि इसमें कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का बोन हैवी होता है लेकिन मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं, इंचेस में। आप लोग ने दो टर्मिनोलॉजी बहुत सुनी होगी जब भी वेट की बात आती है, वेट लूज करने की, कि किलो में या इंचेस में। तो यहाँ पर जो मसल्स वेट है उसको हम बहुत अधिक ध्यान नहीं रख सकते हैं, और अगर हो सकता है कि उसकी मसल्स कम हो लेकिन उसका बोन वेट ही ज्यादा हो, तब फिर ये रेशो गलत हो जाता है। तो जैसे अगर अधिक मांसपेशियों वाले व्यक्ति का बीएमआई अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो कम हो, क्योंकि उसके बोन की वेट अधिक है। सेकंड यही है कि बोन डेंसिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और बॉडी के कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तीन इसके ड्रॉबैक हैं, लेकिन एक एवरेज ओवरऑल निकालने के लिए ये फॉर्मूला सही है। अब भोजन जो भी करते हैं, चूंकि ये सारी चीजें हम किसके थ्रू लेंगे, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं ये हम किसके थ्रू ले सकते हैं, भोजन के थ्रू। तो उनके भी टर्मिनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम मेन बेसिक टर्मिनोलॉजी ही समझ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी बाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर गया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके, है ना, एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट कर देना। फिर इंजेक्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं कि जो फूड हमने बॉडी में लिया है उसको शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया, मतलब अंदर की तरफ लेके जाना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो छोटे छोटे फूड्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स में जो फूड को कन्वर्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करना, और फिर उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक लेके जाना, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, ब्लड का। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हो गए हैं उनको जहां भी डेवलपमेंट करना है, या मान लीजिए रिपेयर करना है, या एनर्जी की आवश्यकता है, वहां प्रोसेस करके उस जगह तक ले जाना, या ये प्रोसेस करना, ये कहलाती है एसिमिलेशन। और लास्ट होता है इजेक्शंस। इजेक्शंस क्या होता है कि जहां पर ऐसे जो वेस्ट बचता है कि अब वो जो आहार हमने लिया था उसमें से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं हमारी बॉडी, और अब जो भी बचा है वो हमारे बॉडी के किसी भी तरह के यूज का नहीं है, तो उसको बॉडी के बाहर थ्रो करना, क्योंकि वो बॉडी के लिए टॉक्सिन का काम करेगा, बीमार करने का। तो इस तरह से आप देखें ये 5 जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं जिनमें कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे दो जो पॉइंट हैं वो आप लोग के कंप्लीट हो गए हैं। एक तो हो गया है अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा हो गया न्यूट्रिशंस, दूसरा हो गया है बेसिक टर्मिनोलॉजी। हालांकि ये सारा बड़ा इजी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ पूछने जैसा होगा क्वेश्चन। फिर भी आप लोग कोई पूछना चाहे तो, क्योंकि शायद हो सकता मेरे से अधिक आप लोग जानते हो इस बारे में, जिन्होंने फूड के बारे में पढ़ा है, या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसको सॉल्व करें। प्रीति जी क्या हुआ, इतनी स्माइल क्यों कर रही हैं?
दो ही कंडीशन में स्माइल हो सकती है, या तो सब बहुत सही हो या सब बहुत गलत हो। मैम तो सही है। आपकी कौन सी बीएमआई भी वाली? मैंने लिया था, मेरा बीएमआई सही निकला था। सही निकला था, अरे वाह। तो जिन्होंने नहीं लिया वो भी आज ले ले, है ना, करके देखे। और करके देखने से क्या, हमारी परमानेंट मेमोरी में चीज चली जाती है। ऐसे पढ़ के आप हट जाएंगे ना तो वो आधी चीजें भूल जाएंगे आप। नेक्स्ट वीक ही मैं पूछूंगी फॉर्मूला क्या है, तो शायद वो भी ना याद रहे। लेकिन जब हम करके देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें, इसीलिए बहुत से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मस्ट होने का कारण ही यही होता है कि इसको करके देखे तो हमको हमेशा याद रहता है। कैसा लग रहा है तो ये सब्जेक्ट? मैम सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। यूजफुल भी है हम्म। ना, क्योंकि हमको डेली रूटीन में ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। और मैम एक अवेयरनेस आ जाती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना एग्जैक्टली। खाएं, तो ये चीज एक अच्छी है। मतलब अब हाथ में बाइट लेते होंगे तो उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस दिखने लगते होंगे। ये क्या खुद के लिए भी अच्छी है, फैमिली के लिए भी अच्छी है, सभी के लिए ठीक है। ये मैम कई पूरा बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर हर चीज पर सोच के खाने लगते हैं। ये बैलेंस तो रखना है ना आपको। बैलेंस का इसीलिए जीवन में बहुत महत्व है। इमोशन बैलेंस रखिए, अपना थॉट्स बैलेंस रखिए, डाइट बैलेंस रखिए, रिलेशन बैलेंस रखिए, फाइनेंशियल बैलेंस रखिए। लेकिन बिना बैलेंस के लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें तो बैलेंस रखनी ही होंगी। तो इसको भी आपको बैलेंस रखना होगा कि नॉलेज है लेकिन वो बैलेंस नॉलेज है, ना ओवर ना लेस। मैम एक ऐसी जनरल वो है, जैसे मैंने एक बार पहले ना बीएमआई टेस्ट कराया था, जो हम एक मशीन पे खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप ही स्कैन करके हमें बताती है। तो बॉडी एज उसमें बताती है ना कि बॉडी हाँ एज जी, क्या है। हाँ जी। तो अब जैसे किसी का बोन्स डेंस है, जैसे भी आपने बताया, किसी का मसल्स डेंस हो जाता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब ये मैं उस कंटेक्स्ट में सोच रही थी कि जैसे कई बार हम अपना ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो वो कहते हैं आपका हीमोग्लोबिन मतलब विद इन रेंज है या नहीं है, पर वो तो हमसे थोड़ा सा ब्लड लेते हैं। सो डू दे काउंट सेल्स विच दे मल्टीप्लाई विद समथिंग टू कैलकुलेट कि हाँ इतना ओवरऑल होगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। वो एक पर्टिकुलर जो काउंट होता है ना, जैसे आप कोई भी ब्लड की टेस्ट अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एक तरफ तो ये लिखा रहता है कि वो किस चीज का किया है, सेकंड कॉलम में जो नंबर्स आए हैं आपके वो, रेंज, और हाँ जी। थर्ड में एक नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रेंज क्या है। तो वो उसी से बस टैली करके बताते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं कि WBC मान लीजिए 100 काउंट्स होना चाहिए आपके 1 क्यूब ब्लड में, है ना। 1 क्यूब MM या CC जो भी हम मानते हैं उसमें होना चाहिए। तो वो अगर उससे कम आती हैं तो कम रेंज में आप आ जाएंगे, अधिक आ जाती है तो अधिक आ जाएंगे। तो मैम जैसे ये जो बीएमआई होता है, जब ये टेस्ट करते हैं तो ये उसमें मतलब हो सकता है मेरा क्वेश्चन थोड़ा, उसमें ऐसी सोच रही थी कि ये कैसे उसको चेक करते होंगे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ स्कैनिंग, तो उसमें एक्चुअली ये जो BMI और BMR है ना, ये दोनों एक एक जैसे बोलते हैं ना कयास लगाने के लिए है, रेशियो एग्जैक्ट से ही। नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। बस इससे हम एक पहुंच सकते कि हाँ ये ऐसा है आसपास। और इवन आप देखिए ना कि जब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं किसी की भी, तो ये कॉमन तो कोई भी चीज किसी के लिए नहीं है। ये जब तक हम किसी पर्टिकुलर पर अगर हमें ट्रीट करना, मतलब पर्टिकुलर पर जाना ही पड़ेगा। जब भी आप थेरेपी शब्द यूज करते हैं मतलब वो कोई कस्टमाइज ही होके किसी बॉडी के लिए हो सकता, किसी भी तरह का हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। करेक्ट मैम, क्योंकि मैम जैसे जैसे पहले जिम जाते थे ना तो वहाँ पे ट्रेनर्स कहते थे स्पेशली फॉर बॉयज कि भाई उनका मसल मास ज्यादा होना चाहिए, चाहे फीमेल्स का नहीं हो चलेगा उनमें। तो मतलब मसल मास ज्यादा होता है तो दे कंसिडर्ड एज अ बेटर बॉडी टाइप। एक्चुअली बॉडी लुक बेटर होता है अच्छा। है
ना, मसल मास से। क्योंकि मसल मास से एक्चुअली मसल्स की स्ट्रेंथ अलग चीज है, मास अलग चीज है। मसल मास का मतलब होता है कि कोई भी चीज ग्रो हो जाना, और स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि ग्रो होने पे स्ट्रेंथ रहे, दोनों डिफरेंट है ना। तो मोस्टली जो मसल मास ग्रो होता है ये आउट लुक के लिए होता है कि वो सिक्स एब्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बाइसेप्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब भी ये मैनेज करना ये छोड़ते हैं एक एज के बाद, तो इनका हाँ, तो डाउनफॉल बहुत अधिक होता है। तो सबसे बेटर होता है कि मसल्स की सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे काम किया जाए। तो ना वही क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम मास लेते हैं, सो दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ वेट कि जो मसल्स पे ज्यादा चढ़ हाँ, जाता है। तो अगर मसल्स पे वेट चढ़ जाता है तो फिर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप से कम नहीं हो जाती है? बिल्कुल होगी ना। हो इवन वो जाती है। जमता भी ज्यादा है। जैसे अभी आप देखिए जो ज्यादा फैटी होते हैं तो वो ठंड में उनकी ना फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हम्म। क्योंकि देखिए बोन की तो अपनी एक फिक्स है। लेकिन मान लीजिए मैंने इस हाथ को ऐसा खोला, तो ये अपने आप नहीं खुला, इस जॉइंट पे कुछ मसल्स इधर हैं कुछ इधर हैं, ये वाली अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये फैली, तभी मैं ये मोड़ पाई। अब यदि ये क्या, ये फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड होगा, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर ये कम हो जाए तो ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ ये बंद हो जाएगा। सिंपल सा, यहाँ पर इसके मास से कोई रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं। तो इसीलिए हमेशा कहीं पर भी आप मसल्स पर काम करो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पर ही काम करना चाहिए। हेल्दी के लिए वो जरूरी है, बाकी ठीक है लुक्स के लिए। अब जैसे एब्डोमेन है मान लीजिए, है ना, किसी का एब्डोमेन वैली पोर्शन अधिक है, लेकिन वो इजीली अपने लेग्स को होल्ड करके ऊपर उठा ले रहा है, दोनों को आराम से सीढ़ियां चढ़ ले रहा है बिना ब्रीदिंग फास्ट हुए, ठीक है, तो उसका ओके है उसके लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम क्या है कि हम लोग क्या, मतलब एक भेड़ चाल टाइप का रहता है कि एक ट्रेंड शुरू हुआ, सबने उस साइड दौड़ लगा दी। तो अभी देखिए हर बार पेट कम करना, पेट कम करना, अरे स्ट्रेंथ बढ़ाओ ना, अपने आप कम होगा। कम करने वाली तो कोई बात ही नहीं। अगर आपके इस मसल्स में ये स्ट्रेंथ है तो आप उसको कम कर देंगे तो आपकी स्ट्रेंथ तो कम ही हो जाएगी ना। कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए यहाँ पर 4 लेयर है मसल्स की, तब वो लेग्स को प्रॉपर नहीं उठा पा रही, अब आपने उसको कम करके 2 तो कर दी, तो आपकी बॉडी की तो स्ट्रेंथ कम हो गई ना। तो खासकर जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे ही आप 40 के होते हैं तो आपको पूरा ध्यान सिर्फ मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे देना चाहिए। कहीं भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मास कम करें हम या अधिक करें, बैलेंस पे जाना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। आई थिंक और किसी का क्वेश्चन है नहीं, लगता है आज मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या? किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? डाउट होने लगता, वही होता है ना, 2 सिचुएशन, या तो इतना बुरा पढ़ाया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया है तो क्वेश्चन नहीं, ये अच्छा पढ़ा दिया तो क्वेश्चन नहीं। मैम अभी से रिवाइज करेंगे ना तब क्वेश्चन तब निकलेंगे। आएंगे। अभी समझ तो आ गया वो तो। हाँ, अभी ये इसलिए भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार, और ये पूरी यूनिट में यही होगी, सिर्फ थोड़ा एड ऑन होता जाएगा और वही टर्म्स यूज होंगी। लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी है कि आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, है ना उसमें, क्योंकि बार बार रिपीट होती तो कहीं ना कहीं हमारे फिर वो ब्रेन में वो चीज जम जाती है, तो अच्छा भी है। मैम बाकी क्लासेस कब होंगी हमारी और सबकी? देखिए हठ योग का तो मैं आपको इसके बाद करूंगी, क्योंकि हठ योग में बहुत अधिक नहीं है, आपका पुराना वही है, सिर्फ डिफरेंस मुझे पढ़ाना है। जो 3 आपके ग्रंथ हैं तो वो 3 क्लास में 3 ग्रंथ हो जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ शॉर्ट में, जैसे षटकर्म है एक एग्जाम्पल है ना, तो मान लो जो 6 हैं वो तो आपके पढ़े हुए हैं, अब किसी में अगर एक कम हो गया तब तो पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं, इतना पढ़ना कि ये इसमें नहीं है। अब एक बढ़ गया मान लीजिए, तो वो एक बस पढ़ना हमें, है ना, तो वो बहुत अधिक नहीं है। तो ये चूंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको थोड़ा सा हम कर लें तो फिर वो तो हठ योग में बीच में कभी भी करा देंगे, है ना। और
बाकी आपका योग थेरेपी का, हालांकि मेरी उषा मैम से बात हुई थी। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग